चलो स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते आखिरी सवाल जो है वो आप लोग का इसके पहले वाला हो गया था। एक सेकेंड, एक सेकेंड देखूं, ये वाला हो गया था शायद। ठीक है, इसको गो थ्रू करो, पढ़ो अच्छे से पहले। चलो देखो, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए एक आइडिया है, पहले मैं वो आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। मान लो कि मैं एक टाइमलाइन बनाता हूं इस तरीके से। ठीक है, एक कोई एसेट जिसका शुरुआती वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, इनिशियल वैल्यू। एक साल के बाद में, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, मैं इसका वैल्यू कुछ F1 मान के चलता हूं। फाइनल वैल्यू आफ्टर 1 ईयर F1। ये वाला हो जाएगा हम लोग के लिए टेक्निकली क्या, सेकेंड ईयर। मतलब ये वाला जोड़ दिए तो 2 साल। इसको पर्टिकुलरली देखोगे तो ये क्या हो गया आपका, सेकेंड ईयर। और इसके बाद का जो वैल्यू होगा, लेट अस से एक बार के लिए कि वो F2 हो। फिर सपोज करो कि थर्ड ईयर, इसके बाद में जो वैल्यू आया रहेगा उसका, सपोज करो कि वो F3 हो। फिर सपोज करो कि इसके बाद क्या आएगा, फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर के एंड में जो वैल्यू होगा उसको आप F4 बोल दो। और ऐसे कर करके लास्ट में आप सपोज करो कि आफ्टर n ईयर्स फाइनल वैल्यू F पे पहुंच गई। ठीक है ना। अब यहां पर इनिशियल वैल्यू थोड़ा ज्यादा रहा होगा, जैसे जैसे साल पार होगा वैसे वैसे डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा, और फाइनली इसका वैल्यू आई से लेके कहां पहुंच जाएगा, F। और कुछ ऐसा सिचुएशन रहेगा कि ये अगर 15 लाख था तो ये मानो कि 2 लाख 3 लाख कुछ इससे कम होना चाहिए। ठीक है, और ये जो डेप्रिसिएशन है वो एक साथ एक झटके में अप्लाई नहीं हो जाता, वो ईयर ऑन ईयर जो है वो चलता जाता। अब अगर कभी मैं आपसे पूछूं कि बताओ 3 साल में कितना डेप्रिसिएशन हो, आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं अगर आपसे बोलूं कि 3 साल में कितना डेप्रिसिएशन हुआ, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि थर्ड ईयर के एंड में ये वैल्यू है, इनिशियली ये वैल्यू था, तो सर आपके सवाल का जवाब है I-F। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि तीसरे साल में कितना डेप्रिसिएशन हुआ, दोनों बात में बहुत डिफरेंस है। एक मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 3 साल में कितना डेप्रिसिएशन हो, तो उसका इंटरप्रिटेशन होगा कि तीसरे साल का अंत का वैल्यू और इनिशियल वैल्यू के बीच का गैप, I-F। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि तीसरे साल में कितना डेप्रिसिएशन हुआ, तो उसमें I-F3 आपका आंसर नहीं होगा। उसमें आंसर होगा कि यहां पे जो वैल्यू था और यहां पे जो वैल्यू था उसका डिफरेंस क्या, उतना ही तीसरे साल में डेप्रिशिएट हुआ है। 3 साल का डेप्रिसिएशन और तीसरे साल का डेप्रिसिएशन, दीज टू आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। 3 साल का डेप्रिसिएशन तो थर्ड ईयर के एंड का वैल्यू और इनिशियल वैल्यू के बीच का डिफरेंस। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन तो उस टाइम पर थर्ड ईयर के बिगिनिंग का वैल्यू और थर्ड ईयर के एंड के वैल्यू का डिफरेंस। तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन अगर मैं आपसे पूछूं तो आंसर इज गोइंग टू बी F2-F3। 3 साल का डेप्रिसिएशन पूछूं तो I-F। 4 ईयर्स का, ध्यान से सुनना, 4 ईयर्स का डेप्रिसिएशन पूछूं तो I-F4। फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन पूछूं तो F3-F4। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि मेरे को 3 ईयर्स का डेप्रिसिएशन नहीं बताया, ये थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन बताया हमें। इस वजह से हमको थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा, F2-F3 के हिसाब से हमको सोचना। सिमिलरली अगले स्टेटमेंट में यू विल सी कि ये वाला 4 ईयर्स का डेप्रिसिएशन नहीं है, नहीं तो फिर तो I-F4 हो जाता। ठीक है, ये फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन है, तो वो टेक्निकली क्या हो जाएगा, F3-F4। उस हिसाब से आपका इक्वेशन बनेगा, थोड़ा क्लमजी सा, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाए। देखो क्लियर है कि नहीं, चलेगा। लिखो, पहले तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, उसी के लिए खूब मेहनत करना। लिखो फर्स्ट पार्ट के लिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो बात है कि थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन इज 722, दैट विल मीन F2-F3 इज इक्वल्स टू 722। ओपनिंग कैसा होगा इसका बताओ, I इंटू 1 माइनस क्या, R/100 का स्क्वायर माइनस I इंटू 1 माइनस R/100 होल टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू आई थिंक 722। सही कह रहा हूं, दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, तो बहुत कुछ ले सकते हो। आप पहले I कॉमन ले सकते हो, तो I साथ में मेरे ख्याल में 1 माइनस R/100 कॉमन ले सकते हो, उसका स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। फिर फर्स्ट वाले पार्ट से यहां से क्या बचेगा आपके पास में, आई थिंक 1
माइनस का आपके पास में आ जाएगा माइनस, और यहां में से आई चला गया, 1 माइनस आर बाई 100 का स्क्वायर चला गया, तो क्या बचा? 1 माइनस आर अपॉन 100 का एक फैक्टर बचा। दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच? 722। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा ये चीज। सिंप्लीफाई करने पे जब ये माइनस से खोलोगे तो आपको मिलेगा आई इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल्स टू 722। तो मेरे ख्याल में 1 1 गया। सो आई इंटू 1 माइनस आर बाई 100 का स्क्वायर इंटू अगेन आर बाई 100 इज इक्वल्स टू 722। इक्वेशन नंबर 1। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा ये चीज। इसको एक बार मैं अगले पेज पे फिर से लिख लेता हूं। दिस इंप्लाइज आई इंटू हमारे पास आया है 1 माइनस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू एक और आर अपॉन 100 का फैक्टर इज इक्वल्स टू 722। ठीक है, और 1 इसको नहीं, मैं उसी को मार्क कर लेता हूं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अगला इंफॉर्मेशन था कि फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन इज 685.90। फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन विल मीन, लिखो अगेन, फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन मतलब F3 माइनस F4 इज इक्वल्स टू 685.90। F3 का फॉर्मूला आई इंटू 1 माइनस आर बाई 100 का क्यूब माइनस आई इंटू 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 685.90। दोनों में से कॉमन मेरे ख्याल में आई इंटू 1 माइनस आर बाई 100 का क्या क्यूब, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस आर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 685.90। सॉल्व करने पे आई इंटू 1 माइनस आर बाई 100 का क्यूब, अंदर आएगा 1 माइनस 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल्स टू 685.90। 1 1 गया, और यहां से फिर बचेगा आपके पास क्या? आई इंटू 1 माइनस आर बाई 100 का क्यूब इंटू आर बाई 100 इज इक्वल्स टू 685.9। ठीक है, ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। देखो यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा। अब यहां से फर्दर सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा? देखो सेकेंड इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर, तो आई का फैक्टर आर बाई 100 का फैक्टर, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर 1 माइनस आर बाई 100 का क्यूब है, और यहां पर 1 बाई आर माइनस 100 का स्क्वायर है, तो कट के क्या बचेगा आपके पास में? 1 माइनस आर बाई 100। लिखो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 इंप्लाइज, ऊपर आएगा आई इंटू 1 माइनस आर बाई 100 का क्यूब इंटू आर बाई 100 होल थिंग डिवाइडेड बाई आई इंटू 1 माइनस आर बाई 100 का स्क्वायर इंटू आर बाई 100 अगेन इज इक्वल्स टू 685.9 अपॉन मेरे ख्याल में 722। तो आई स्वाहा, आर बाई 100 स्वाहा, और इसका भी एक फैक्टर बचेगा बस। सो 1 माइनस आर बाई 100 इज इक्वल्स टू 6859 बाई 7220। ये काट के बताओ कितना आ रहा है? तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस आर बाई 100 इज इक्वल्स टू 95 बाई 100, मतलब 0.95, तो 95 बाई 100। काटो इसको भी फर्दर, तो क्या हो जाएगा ये वाला? मेरे ख्याल में 19 बाई 20, और इस तरफ ले आओ तो 1 माइनस 19 बाई 20 इज इक्वल्स टू आर बाई 100। यहां से मेरे ख्याल में 1 बाई 20 इज इक्वल्स टू आर बाई 100, और काटोगे तो ये हो जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर इक्वल्स टू 5%। ठीक है, तो यहां से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका कितना है? 5%। हो गया? करो कॉपी करो। देखो अगला देखो, ये वाला हो गया हम लोग का। अब हम लोग को चाहिए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। ये कैसे निकल सकता है? आपके पास में इक्वेशन 1 अवेलेबल था, इक्वेशन 2 अवेलेबल था, और आर भी अब आपके पास में आ गए। तो 1 या 2 में से जो भी आपको बेटर लग रहा है उसमें आर का वैल्यू बिठा दो। आई विल से कि 1 ही बेटर है। लिखो इक्वेशन 1 इंप्लाइज आई इंटू
1 माइनस आर बाई 100 होल टू द पावर 2 इंटू आर बाई 100 अगेन इज इक्वल्स टू 722 था हमारे। सो आई इंटू 1 माइनस आर इज 5 बाई 100 का स्क्वायर इंटू 5 बाई 100 अगेन इक्वल्स टू 722। सो आई इंटू ये सॉल्व करने पे 1 और 20 अल्टीमेटली आएगा 19 बाई 20 का स्क्वायर इंटू 1 बाई 20 is equals to 722. So I equals to 722 into 400 divided by 19 का स्क्वायर 361 शेयर। कौन सा? अच्छा हाँ 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 स्क्वायर सॉरी 8000। अच्छा फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 16,000। ये हो गया आपका परचेज प्राइस। चलेगा। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा है द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन इफ द एस्टिमेटेड लाइफ इज 20 ईयर्स। चलेगा। 16,000 तक का तो ठीक है, सबका आगे। इसके आगे देखो, स्क्रैप वैल्यू के लिए आइडिया ये है कि यूजफुल लाइफ अगर इसका 20 साल मानने के लिए बोला है तो 20 साल के बाद का जो भी फाइनल वैल्यू है उसको हम डायरेक्टली क्या मान सकते, स्क्रैप वैल्यू लिखो। थर्ड पार्ट के लिए स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू 16,000 इंटू 1 माइनस 5 बाई 100 होल टू द पावर 20। सो 16,000 इंटू ये सॉल्व करके ऑब्वियसली 0.95 टू द पावर 20 आ जाएगा, और इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ 0.3584। तो ये हो जाएगा 16,000 इंटू 0.3584। ये बताओ प्रोडक्ट कितना है? 5,734 ये आपका आंसर। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हम उस दिन कर लिए थे जिसमें मैंने आपको बोला था कि लैंग्वेज को लेकर थोड़ा कंट्रोवर्सी है, ठीक से बोलना चाहिए था इसको, कि उसी टाइप का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ द मशीन परचेज 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले परचेज हुआ था, depreciates at the annual rate of 10%, if its present value is इतना, find its value after 3 years। इसमें क्लियर है कि जो प्रेजेंट वैल्यू दिया उसके बाद का 3 साल का पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां से 3 साल अगर आगे बढ़ना है तो क्या कर सकते हो बताओ? एक तरीका ये हो सकता है कि इसी को आप जो है वो प्रेजेंट वैल्यू मान लो, और यहां से 3 साल आगे अगर बढ़ना है तो एन का वैल्यू आप 3 यूज कर, नहीं 5 यूज करने के लिए तो आपको परचेज प्राइस चाहिए हो, लेकिन ये जो वैल्यू है, समझना बात को ध्यान से, इनिशियल प्राइस या परचेज प्राइस कुछ ना कुछ रहा होगा, परचेज प्राइस, ठीक है। यहां से 2 साल क्रॉस करने के बाद में, 2 साल के बाद में आपका वैल्यू कितना हो गया 97200, और यहां से आपको फर्दर और कितना साल पार करना, 3 साल और पार करना, तो इसीलिए, और ऐसे भी परचेज प्राइस तो अवेलेबल भी नहीं है मेरे पास। तो मेरा आइडिया ये है कि इनिशियल वैल्यू को यही मान लो, यहां से 3 साल आगे जाना है आपको, और रेट आपको 10% का दिया हुआ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए लिखो, फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू, इनिशियल वैल्यू आप जानबूझ के 97200 ले लो, 1 माइनस 10 बाई 100 और ऊपर ले लो आप 3, दिस इज इक्वल्स टू 97200 इनटू, ये मेरे ख्याल में 0.9 टू द पावर 3 हो जाएगा। ये वैल्यू इसमें दिया तो है नहीं, थोड़ा ऐसे लिख लो, 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, कितना आ रहा आंसर? 972 इंटू 729/10, कितना? 7085 पॉइंट है कि नहीं? 858.8। ओके फाइन, तो ये आपका आंसर है, ठीक है।
अगर मैं पूछूं कि ये परचेज से कितने साल के बाद का वैल्यू, 5 साल के बाद का है, और जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमको दिया हो वहां से कितने साल बाद का वैल्यू है, 3 साल बाद का वैल्यू। क्लियर है यहाँ। अगला पार्ट देखो इसका, फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन इट वाज परचेज्ड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमको बोला कि आज वैल्यू इतना है, आज से 3 साल बाद वैल्यू कितना होगा ये बताओ। लेकिन अगर मैं परचेज प्राइस निकालने में इंटरेस्टेड हूं तो मैं क्या प्लान कर रहा हूं कि परचेज प्राइस को ही आप इनिशियल वैल्यू मान लो, और उसके 2 साल के बाद का फाइनल वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसी नंबर को हम किसके तरह ट्रीट करेंगे, फाइनल वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे। टाइम को हम 2 साल का ले लेंगे, और इनिशियल वैल्यू हमारा जो भी होगा उस वाले सिचुएशन में वो ऑब्वियसली किसको रिप्रेजेंट करेगा, परचेज प्राइस। चलेगा, लिखो सेकेंड पार्ट के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, F इज इक्वल्स टू P इंटू 1 माइनस R बाय 100 टू द पावर n। खाली इस बार फाइनल वैल्यू की जगह पर आप ये वाला लिखो, तो ये हो जाएगा 97200 इज इक्वल्स टू P इंटू 1 माइनस 10 बाई 100 होल टू द पावर 2। सो 97200 इज इक्वल्स टू P इंटू 9 बाई 10 इंटू 9 बाई 10। सॉल्व करके शायद से P इक्वल्स टू 1,20,000 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ अ कार depreciates बाय इतना every year, by what percent will the value of the car decrease after 3 years and after 5 years? क्वेश्चन क्लियर है? नहीं? ठीक, दिखाता हूं। ये वाले चार्ट को देखो और थोड़ा समझो, इसमें किसी एक रेट से तो वैल्यू डिक्रीज हो रहा होगा मेरे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब रेट ऑफ डिक्रीज, मान लो कि हमारे क्वेश्चन में कितना बोला हुआ हम लोग, 12.5%। तो इनिशियली कुछ एक वैल्यू रहेगा, इतने परसेंट से वैल्यू डिक्रीज करके इतना हो जाएगा, फिर इतने परसेंट से वैल्यू डिक्रीज करके इतना हो जाएगा, फिर इतने परसेंट से वैल्यू डिक्रीज करके इतना हो जाएगा। अब मान लो कि 3 साल के बाद में क्या हुआ नहीं हुआ वो अगर मेरे को पता करना है, तो उसका तरीका ये होगा कि ओवरऑल 3 साल का पहले आप डिक्रीज निकाल, टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो तो पूरा टर्म पार करने के बाद ही अप्लाई होगा। 3 साल में ही अगर आप नोटिस करना चाहते हो कि वैल्यू ओवरऑल कितना परसेंट से कम हो गया, तो उसके लिए आप कहना कि 12.5 प्लस 12.5 प्लस 12.5 नहीं कर सकते। रीजन बीइंग की फर्स्ट टाइम पर ये 12.5% इस पे अप्लाई हो रहा था, सेकेंड टाइम पर ये 12.5% इस पे अप्लाई हो, थर्ड टाइम पर 12.5% इस पे अप्लाई हो। तो 3 साल में ठीक है 12.5% करके हमारा डिक्रीज हो रहा है, बट 3 साल के बाद अगर कोई मेरे से पूछे कि ओवरऑल कितना परसेंट का डिक्रीज आया, तो आई कैन नॉट डू की 12.5 इंटू 3 कर लो और आंसर आ गया, क्योंकि ये 12.5% हर बार सेम चीज पे अप्लाई नहीं हो रहा। तो इसको करने का तरीका ये होगा कि 3 साल के बाद का अगर आपको परसेंटेज डिप्रिसिएशन चाहिए, तो आप पहले ये निकालो कि 3 साल में एक्चुअली डिक्रीज आया कितना। ठीक है, और परसेंटेज डेप्रिसिएशन का आंसर होगा कि डिक्रीज इन 3 इयर्स डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू जिससे आपने बिगिन किया था इनटू 100, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इतना रुपए का डिक्रीज आ गया, डिवाइडेड बाय इसी से करोगे क्योंकि इसी से कंपेयर कर रहे हो, और इनटू क्या कर दोगे आप 100। अब अभी वाले क्वेश्चन में समस्या ये है कि इनिशियल वैल्यू भी कुछ हमको खास दिया हुआ नहीं, तो लिखो लेट द इनिशियल प्राइस बी एक्स, इनिशियल प्राइस बी एक्स। एक बार मेरे तरफ देखो, ये बात तो क्लियर है ना कि आंसर विल नॉट बी 12.5 इंटू 3, क्योंकि तीनों साल में 12.5% लग रहा है, लेकिन जो बेस अमाउंट है आपका वो हर ईयर ऑन ईयर में क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, इसीलिए आंसर आपका 12.5 इंटू 3 तो नहीं हो सकता। क्लियर है, लिखो लेट द इनिशियल प्राइस भी क्या बोला, एक्स। अब हमको निकालना है कि 3 साल में डिक्रीज कितना हो, तो हम डेप्रिसिएशन के फॉर्मूला से प्राइस एट द एंड ऑफ 3 इयर्स निकाल सकते हैं। पहले लिखो एफ इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू आई इंटू 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर एन। आई कितना लिया हम लोगों ने, एक्स, 1 माइनस 12.5 अपॉन 100 होल टू द पावर 3। सो एक्स इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 125 बाई 1000 टू द पावर 3। सो एक्स इंटू ये मेरे ख्याल में 1/8 आएगा, काटने से 1000 होगा ये वाला, और काटने से 8 आएगा शायद, और 1 माइनस 1/8 विल बिकम
9/8 का क्यूब, ये आपका फाइनल वैल्यू। सो एफ इज इक्वल्स टू एक्स इंटू, अच्छा एक सेकेंड, हाँ -4, तो 7/8 का होल क्यूब, और अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा 343/512। ये ठीक है। ये क्या है वैसे आपके हिसाब से आफ्टर 3 इयर्स? अब अगर मेरे को 3 साल में डिक्रीज का क्वांटिटी चाहिए या डिक्रीज का अमाउंट चाहिए, तो वो कैसे निकल सकता है? इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, क्योंकि फाइनल वैल्यू ऑब्वियसली क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो लिखो डिक्रीज इन 3 इयर्स इज इक्वल्स टू, लिखना I माइनस एफ, दिस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स इंटू 343/512, दिस इज इक्वल्स टू कितना बताओ, एक्स कॉमन ही ले लो आप, 512 माइनस 343/512, एलसीएम एलसीएम ले लिए, दिस इज इक्वल्स टू कितना आएगा ये वाला 169/512। ये आ गया आपका डिक्रीज। लेकिन आपको डिक्रीज चाहिए कि परसेंटेज डिक्रीज चाहिए? परसेंटेज डिक्रीज चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे, देखो परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल्स टू डिक्रीज बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो डिक्रीज है आपका 169/512x, इनिशियल वैल्यू है x इंटू 100, और ये आता है 169 इंटू 100/512। ये मेरे ख्याल में 33.07 टाइप आना चाहिए, चेक करो एक बार। थोड़ा करेक्शन है 0 से, ठीक है। सेम काम 5 साल के लिए करना है, चलो शुरू हो जाओ। लिखो फॉर, हेडिंग लिख दो एक 5 इयर्स, लिखना है इसमें फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, x इंटू 1 माइनस 12.5/100 होल टू द पावर 5। सो x इंटू 1 माइनस 125/1000 टू द पावर 5। सो x इंटू 1 माइनस 1/8 पावर 5। सो x इंटू मेरे ख्याल में 7/8 टू द पावर 5। ये कैलकुलेशन करके बताओ तो कितना आ रहा है? एक सेकेंड, x इंटू 168075 डिवाइडेड बाय 75 पे अटक जाएगी और एक 7 भी देना है। अच्छा 168077, बस ठीक है। नीचे 32 कितना, ये वाला लेकिन 8 आया, कुछ और होना चाहिए, चेक करो तो फिर से 8 ही है। एफ इक्वल्स टू, आप बता रहे हो एक्स इंटू 0.512, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे लिखोगे आप नाउ डिक्रीज इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स इंटू 0.512, दिस इज इक्वल्स टू कितना बचेगा 468, क्या 488 शायद, नहीं 488, एक्स इंटू 0.488, और परसेंटेज डिक्रीज के लिए एक्स इंटू 0.488 अपॉन में एक्स इंटू 100 से ये गया, और अल्टीमेटली 48.8%, ठीक है। अच्छा हो गया सबका ये वाला। तो इसके साथ में आप लोग का डेप्रिसिएशन का टॉपिक पूरा का पूरा खत्म। अब थोड़ा सा ना इसका पीवाई के दिखा देता हूँ एक बार, चलो देखो एक बार।
मैक्सिमम क्वेश्चन किया हुआ ही है, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, बस आप एक बार फिर भी देख के ना क्लियर कर लो उसको कि अच्छा यही सब बात है। अभय वाला क्वेश्चन किया हुआ हम लोग, सेम ही वैल्यूज भी है, ये क्वेश्चन भी क्लास में किया हुआ हम लोग ने। फिर इसके बाद में ये वाला इजी है, एक बार पढ़ के देख लो, कुछ करना है नहीं, बस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना, छोड़ दो। हाँ, नेक्स्ट इसको देखो, इसमें ये शेड्यूल बनाने का बात चल रहा है, ठीक है, वो मैंने करवाया था आप लोग एक क्वेश्चन इस टाइप से, ठीक है। और ये सब भी बहुत इजी है, देखो 3 मार्क के लिए आया है, कोई बहुत मेहनत का काम है नहीं, इसमें टाइम वेस्ट ही है। इसको देखो, ये शायद अभी अभी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन किया हम लोगों ने। फिर इसको देखो, अच्छा ये उसी का आंसर, इसको देखो, ये भी लास्ट क्लास करवा दिया था शायद, कॉस्ट में जो ये वाला और ये वाला का सम लेना होता था 8 लाख। डन ये वाला, इसको देखो एक बार, कुछ खास नहीं करना है, आराम से पहले क्या एनुअल डेप्रिसिएशन सोच लो क्या हो, ठीक है, और उसको फिर कितना, बुक वैल्यू 2 साल के बाद का पूछा है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर, चलेगा। नेक्स्ट इसको देखो, ये क्वेश्चन भी किया हुआ आपने, लास्ट क्लास से किया था, वहीं पे जहां पे इक्वेशन इंट्रोड्यूस किया था उसी में 2 नंबर या 3 नंबर पे ये वाला क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो ये इसी का आंसर, इसको देखो एक बार, आसानी है, निकल जाएगा। एनुअल डेप्रिसिएशन दिया हुआ, स्क्रैप वैल्यू भी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला में डालो और साल दिया हुआ 15 साल, फट से आपका सी आ जाएगा। अगला, ये क्वेश्चन अभी जस्ट किया हम लोगों ने, ठीक है, इसको देखो, ये भी सेम ही है। इन सब में बस ना एक चीज को लेके मुझे डर लगा रहता है हमेशा कि आप लोग फटाक से कहना कि ये स्क्रैप वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐसे वैसे कुछ मत कर देंगे। आप ध्यान से, इसमें जैसे 2 साल के बाद का वैल्यू पूछा है ना, अब हड़बड़ी में पता चला कि इसी को आप 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया और आगे, वैसा नहीं, एनुअल डेप्रिसिएशन पहले निकालना, एनुअल डेप्रिसिएशन क्या है, और जितने साल का बाद का वैल्यू पूछा है एनुअल डेप्रिसिएशन को उस नंबर से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट में से आप माइनस कर लेंगे, जो बचेगा वो आपका आंसर, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू निकाल, मतलब देखना निकालना इन सबको, एनुअल डेप्रिसिएशन वगैरह। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था जो लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में आया, ठीक है। इसमें लेकिन सिंकिंग फंड और डेप्रिसिएशन दोनों इन्वॉल्व, इसको हम कहने की सिंकिंग फंड पहले पढ़ लेते हैं, उसके अंदर फिर से इस क्वेश्चन को आगे एक बार बात करेंगे, ठीक है। इसको छोड़ दे रहा हूँ, और शायद से यही काम का लास्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो आगे है, वही टाइम वाला क्वेश्चन, ठीक है। इतना ही था बस इसमें, इसके साथ में आप लोग का PYQ भी खत्म।